नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। बिहार के अंदर राजनीतिक माहौल अब गर्म हो चुका है। चुनाव नज़दीक है, नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में मैं पीसी राहुल मैं लेकर आया हूं अपने इस यूट्यूब मंच गुप्त सूत्र के माध्यम से पूरी बिहार की 243 विधानसभाओं का एक गहन विश्लेषण, जिस पे हम विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे। क्या इन सीट्स का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य रहा है, कौन यहाँ से कब चुनाव जीता, कितने वोट से हारे हैं, जातिगत समीकरण यहाँ का क्या है, यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दे क्या क्या रहते हैं, किस कब कब कौन कौन से मुद्दे हावी रहे हैं, 20 की स्थिति क्या थी, 15 की स्थिति क्या थी, इत्यादि सारे मुद्दों पे हम लोग बात करेंगे। आज जिस सीट की सबसे पहले बात प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग, वो है बिहार की मोकामा विधानसभा। मोकामा विधानसभा की अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं, सब चीज़ों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और लगभग एक एक चीज़ को समझेंगे आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले बात करें इस सीट पे, तो यहाँ पे आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ मिलेगी। वो मिलेगी छोटे सरकार के गढ़ के रूप में एक पहचान। अनंत सिंह जी का जो परिवार है, जब से इस राजनीति के अंतर्गत वो आए हैं, तब से इन्हीं के प्रभाव का ही वर्चस्व रहा है। एकाध मौकों को छोड़ दें तो 1990-95 के दौर में अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह बड़े नेता हुआ करते थे। राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं और वो मंत्री बनते हैं। याद रहे, मंत्री बनने के साथ ही काम तो कर ही रहे थे, लेकिन उसी समय सूरजभान सिंह राजनीतिक रूप से वो भी अपने आप को स्थापित करना चाहते थे, लेकिन उस समय वो जेल में बंद थे। निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और लगभग 70,000 वोटों से दिलीप सिंह को, उस समय के मंत्री को, चुनाव हरा देते हैं। उसके बाद 2005 में जनता दल यूनाइटेड के सीट पर अनंत सिंह चुनाव लड़ते हैं और वो फिर से वो उस सीट को अपने हथियाते हैं और तब से लेकर के 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 22 हो, सारे चुनावों में अनंत सिंह का प्रभाव रहा है। अनंत सिंह इकलौते ऐसे लीडर हैं वहाँ के जो जनता दल यूनाइटेड, निर्दलीय और आरजेडी तीनों से चुनाव जीत चुके हैं। इसलिए अगर मोकामा की बात हो और उसमें अनंत सिंह की बात ना हो तो बात अधूरी है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें तो दिलीप कुमार सिंह, सूरजभान सिंह, अनंत सिंह, नीलम देवी, सोनम देवी, ललन सिंह, नलिनी रंजन शर्मा, ये कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो मोकामा की राजनीति में आगे पीछे ऊपर नीचे होते रहते हैं। इस सीट का कुछ कुछ समीकरण इस प्रकार से है कि यहाँ पे आप बहुत आसानी से ये नहीं कह सकते कि सरकार ने ऐसा काम किया या फलानी सरकार ने ऐसा काम किया। यहाँ पे जो चीज़ें चलती हैं वो व्यक्ति बनाम सिस्टम की बात है, क्योंकि जो अनंत सिंह है लंबे समय से जनप्रतिनिधि भी हैं, तो उनकी जो राजनीति करने की शैली है बिल्कुल अलग है। जैसे कि राह चलते हुए अचानक से कहीं पे गाड़ी रोकना और वहाँ की जो उनके वोटर्स हैं उनको बुलाना, उनसे उनका हाल चाल जानना, इस प्रकार की जो ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स है वो छोटे सरकार यानी कि अनंत सिंह को थोड़ा सा अलग बनाती है। हम लोग यहाँ पे उनके व्यक्तिगत जीवन, उनके बाहुबल और इत्यादि सबका हम यहाँ विश्लेषण नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे कि क्या उनमें वो पोटेंशियल है कि वो ये सीट को निकाल सकते हैं, उन्हें टिकट मिलेगा भी या नहीं, या आरजेडी की क्या कैसी रणनीति होगी, इस पर हम बात करेंगे। अगर हम यहाँ के जातीय समीकरण को देखें तो भूमिहार यहाँ का एक निर्णायक जन समूह है। दूसरी जो निर्णायक वोटर है उसमें राजपूत भी आते हैं, यद्यपि राजपूत संख्या में कम है। यादव बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 10 से 14% के आसपास यहाँ पे यादव हैं। भूमिहार भी लगभग 25 से 30% के आसपास की आबादी में यहाँ पे भूमिहार का प्रभाव है। और इसके अलावा जो ईबीसी है, अति पिछड़ा और महादलित और इस प्रकार की भी कई सारी जातियों का यहाँ पे समावेश है। ब्राह्मण जिस प्रकार से हमेशा से रहा है कि 3-4%, 5%, लगभग उतना ही समीकरण यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे जो निर्णायक भूमिका में है वो हमेशा से भूमिहार शुरू से ही रहे हैं। यद्यपि जो भूमिहार वोटर है और जो ब्राह्मण वोटर हैं, राजपूत वोटर हैं, ये स्विंग वोटर हैं, ये चिपके हुए वोटर्स नहीं हैं, लेकिन ये अपनी अपनी हितों की रक्षा के लिए यथोचित समय पे जब जिसको आवश्यकता समझ में आती है तब ये वोट करते रहे हैं। मुस्लिम्स की हम बात करें तो मुस्लिम्स इस सीट में बहुत कम है। 3-4%, 5% से ज़्यादा मुसलमान यहाँ पे नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे जो डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं वो ईबीसी हैं। और इसके अलावा जो लवकुश समीकरण है, जिसमें कोयरी, कुर्मी, धानुक, इस प्रकार की जातियाँ आती हैं, वो भी यहाँ पे निर्णायक भूमिका निभाती हैं। अगर हम पुराने चुनावों का विश्लेषण करें तो उसमें से सबसे पहला जो चुनाव जो अभी हाल में चुनाव हुआ वो 2022 का चुनाव था। लेकिन 2022 के चुनाव को समझने के पहले हम 2020 के चुनाव को समझते हैं। 2020 में अनंत सिंह आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़ते हैं। उनके अगेंस्ट में, विरोध में, राजीव लोचन चुनाव लड़ते हैं और राजीव लोचन चुनाव अनंत सिंह से हार जाते हैं। लगभग आप समझ लीजिए 79,000 वोट अनंत सिंह को मिला था 2020 के अंदर। इसी के साथ साथ जो विपक्षी उम्मीदवार था लगभग 35,000 वोट के आसपास से वो चुनाव हार गए थे।
एग्जैक्ट यदि हम कहें तो लगभग 35,700 कुछ वोटों से चुनाव राजीव लोचन हारे थे, जो कि जेडीयू से थे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। लेकिन बाद में वो जो AK-47 का मुद्दा हुआ, उसके कारण उनको सजा हुई। सजा के कारण उन्होंने अपना पद छोड़ा। पद छोड़ने के कारण उपचुनाव हुआ। उपचुनाव जब हुआ तो उस समय नीलम देवी, जो कि अनंत सिंह की पत्नी हैं, उनको टिकट मिल जाता है आरजेडी की तरफ से। और उनके विरोध में सोनम देवी चुनाव लड़ती हैं। ललन सिंह की पत्नी 16,000 के आसपास वोटों से वो चुनाव को हार जाती हैं। अनंत सिंह जेल में थे, उसके बावजूद वो चुनाव जीते। तो ये मतलब बताता है कि क्यों मोकामा के अंदर जब बात हो तो अनंत सिंह पे बात जरूर होनी चाहिए। लेकिन AK-47 का मामला इतना भी आसान नहीं था। दोषी ठहराए जाने के बाद जो अंतर 2020 में लगभग 35,000 के आसपास था, वो घट करके 16,000 आया। ये उनकी एक कमजोर स्थिति को दर्शाता है। लेकिन अभी घटनाक्रम बहुत कुछ बदल चुका है। अनंत सिंह जो चुनाव अब लड़ना चाह रहे हैं, वो लड़ना चाह रहे हैं जदयू के टिकट पर। और उन्होंने कई बार मंच से नीतीश कुमार की बहुत तारीफ करी है। तेजस्वी यादव को उन्होंने अनुभवहीन कह दिया। इसके अलावा आरजेडी से ही अपनी वर्तमान जो विधायक हैं, अपनी पत्नी को ही उन्होंने कहा कि कुछ भी काम नहीं की है, उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए और वो चुनाव नहीं लड़ेगी। इस बार चुनाव आप लड़िएगा या नीलम देवी जी ही लड़ेंगे? हम लड़ेंगे। आप लड़ेंगे। नीलम देवी जी चुनाव क्यों नहीं? वो बढ़िया काम नहीं किया। बढ़िया काम नहीं किया। बाकी नेता जो है अपने परिवार से बढ़िया काम करेगा तो हम बढ़िया कहेंगे, तब करेगा। कोई रहेगा हम तब कहेंगे। नहीं बढ़िया काम किया जनता के साथ। बाकी नेता जो है अपने परिवार वालों को थोड़ा ढकते हैं, आप बेबाकी से बोल रहे हैं जो आज ही बात रहता हम बेबाकी से बोलते हैं। तो वो अपन रहे पढ़ाया रहे, उससे हमको कोई अंतर नहीं। जदयू से चुनाव लड़ने के बीच उनकी जो खबरें हैं वो भी बिल्कुल है। और नीतीश कुमार से कई बार मुलाकात कर चुके हैं, कई बार सार्वजनिक प्लेटफॉर्म्स में भी वो अपनी राय को व्यक्त कर चुके हैं। तो इस प्रकार से ये तय माना जा रहा है कि वो अगर कोई और सर्कमस्टेंस ना बने, सीट बंटवारा अन्य मुद्दों, तो वो अनंत सिंह के खाते में सीट जा सकती है। 2020 की हम अगर बात करें तो 2020 में जैसा हमने बताया राजीव लोचन को चुनाव हराया था। 2015 का भी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था। 2015 का चुनाव इसलिए भी बात करनी आवश्यक, 2015 के चुनावों में आपको पता होना चाहिए कि अनंत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े थे। और उस समय सत्ता के दो प्रमुख ध्रुव बने हुए थे, जिसमें से पहला ध्रुव था एनडीए का, जिसका नेतृत्व श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। और दूसरा गुट जो बना था वो महागठबंधन का गुट बना हुआ था। और महागठबंधन का आपको खुद पता है कि लालू और नीतीश के एक साथ आने के बाद किस प्रकार से एनडीए का सफाया हुआ था 2015 में, सबको पता है। लेकिन ध्यान रहे कि नीरज कुमार 2015 का चुनाव हार गए थे। निर्दलीय लड़ने वाले अनंत सिंह ने उनको चुनाव हरा दिया था। आप ये समझ लीजिए कि किस तरीके से भूमिहार वोटर अनंत सिंह के साथ हमेशा खड़ा हुआ है। इसलिए उनको दरकिनार करना, उनको इग्नोर करना, हटाना किसी भी पार्टी के लिए आसान काम नहीं होगा। अभी तक की जो स्थिति थी, उस स्थिति में आरजेडी से अनंत सिंह थे, उनको हराने के लिए भाजपा अपनी जद्दोजहद वहां पे कर रही थी, क्योंकि 2022 में ये सीट भाजपा के खाते में गई। नीलम देवी बी के अगेंस्ट में सोनम देवी ने चुनाव लड़ा और 16,000 का अंतर किया। काफ़ी खुश भी हुए। प्रदेश स्तर के प्रवक्ता ने ये तक कह दिया कि 17,000 वोटों से चुनाव जीत रहे हैं हम लोग अब। लेकिन अभी नया सर्कमस्टेंस फिर आ चुका है, क्योंकि अनंत सिंह भी पलटी मारने में मतलब उतारू हो चुके हैं। कई बार उन्होंने अपनी इच्छा जताई है कि वो जदयू से चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन जब वो जदयू के पास टिकट के लिए नीतीश कुमार जी के पास गए और उनसे चर्चा की, तो नीतीश कुमार ने दो टूक शब्दों में साफ साफ कह दिया कि मुंगेर लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सभी विधानसभा सीटों की टिकट वितरण का काम है वो राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह करेंगे। तो अब अनंत सिंह भागे भागे उनके पास गए और उनको पकड़ा। और पकड़ने के बाद 30 अगस्त को एक शक्ति प्रदर्शन मोकामा के अंदर किया गया, जिसमें ललन सिंह और अनंत सिंह दोनों अपने बहुत सारे समर्थकों और के साथ कई सारी गाड़ियों के काफिले के साथ उन्होंने अपने शक्ति प्रदर्शन को किया है। तो इस प्रकार से ललन सिंह को साध करके और वो अपना टिकट को सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। अगर हम इस सीट पे जदयू के विकास की बात करें तो सबसे पहले जो हम अभी चीज देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि यहाँ का जो बहुप्रतीक्षित पुल था, औटा सिमरिया पुल, 6 लेन का ये पुल बनाया गया, जो कि पटना को और मोकामा को सीधे बेगूसराय से जोड़ता है विकास के रूप में। इसके अलावा और भी कई सारी छोटे छोटे कार्य हुए, कई सारी योजनाओं का लाभ, और ये सब भी जदयू के माध्यम से और सरकार नीतीश कुमार सरकार ने वहाँ की मोकामा की जनता को दिया हुआ है। लेकिन अब चूंकि सर्कमस्टेंस ही बदल गए हैं, अब अगर पलटी मार रहे हैं अनंत सिंह और वो इस खेमे में आ रहे हैं, तो ऐसे में फिर अब नए तरीके से फिर राजनीति होगी, उसको भी समझेंगे। खतरे की बात हम कर रहे हैं अभी। और तो मुख्य रूप से जो जिन समस्याओं के साथ अभी अनंत सिंह को लड़ना है, उसमें 6 ताकतें बहुत महत्वपूर्ण हैं।
6 ताकतों में एक जो उनकी जान की दुश्मन बनी हुई है सोनू मनु गैंग, सोनू सिंह मनु सिंह, ये इनसे भी लड़ना है क्योंकि ये लोग बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि अनंत सिंह किसी प्रकार से अब चुनाव जीतें, क्योंकि वो चुनाव जीतेंगे माननीय बनेंगे, विधानसभा पहुंचेंगे। वो उनका और अनंत सिंह का पुरानी लड़ाई चल रही है, उसके बारे में अलग बात करेंगे। दूसरे नंबर पे सूरजभान सिंह। सूरजभान सिंह आपको मैंने पहले ही बताया कि दिलीप सिंह को मंत्री रहते हुए निर्दलीय चुनाव हराने वाले सूरजभान सिंह है। सूरजभान सिंह ऑलरेडी एक भूमिहार नेता हैं, भूमिहार का वर्चस्व है यहाँ पे, भूमिहार वोट को काट सकते हैं और अभी सूरजभान सिंह और अनंत सिंह का 36 का आंकड़ा चल रहा है। तीसरी जो समस्या है वो है आनंद मोहन की। अब आनंद मोहन की भी समस्या क्या है? आनंद मोहन अभी हाल ही में मोकामा की बगल की विधानसभा, बाढ़ विधानसभा, जिसके हम आगे विश्लेषण करेंगे, विधानसभा बाढ़ में वो बीके सिंह जो कि उनके सहयोगी है उसका वो चुनाव प्रचार कर रहे थे वहाँ पे, और इनकी भी अनंत सिंह के साथ बहुत अच्छी मित्रता है नहीं। लेकिन याद रहे कि मोकामा के अंदर जो निर्णायक जातियां हैं वो दो ही हैं, भूमिहार और राजपूत, और कुछ हद तक ब्राह्मण। ये तीनों जिसके साथ हैं वही चुनाव जीतता है। कारण उसके पीछे है, इन तीनों जातियों में इतना मादा है अपने बाहुबल और अपनी बुद्धि ज्ञान और अन्य सब माध्यमों से कि ये बाकी जातियों को भी अपने साइड इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। ऐसे में यदि ब्राह्मण किसी का साथ दे दें, राजपूत किसी का साथ दे दें, तो और भूमिहार तो है ही, तो ऐसे में बहुत हद तक वो व्यक्ति आसानी से चुनाव जीत जाता है। अब इसी राजपूत वोट में सेंधमारी ना हो जाए, सेंधमारी रोकने के लिए इन्होंने बृजभूषण शरण सिंह की मदद लेनी चाहिए और संपर्क में है, और ये चाह रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह के माध्यम से राजपूत वोटर्स को आकर्षित किया जाए, जिसके कारण इस चुनाव को जीता जा सके। इसके आनंद मोहन के बाद जो अगला नंबर आता है वो आता है अशोक महतो। अशोक महतो का भी अनंत सिंह से 36 का आंकड़ा चल रहा है। अशोक महतो भी कभी नहीं चाहेंगे कि चुनाव किसी प्रकार से अनंत सिंह जीते। सोनू मनु, सूरजभान, आनंद मोहन, अशोक महतो, और इसके अलावा एक और नाम है जो है नलिनी रंजन शर्मा, जिसको ललन सिंह कहते हैं। ये नलिनी रंजन शर्मा उस समय से प्रचलित हैं जब सूरजभान सिंह जेल के अंदर बंद थे और निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, तो बाहर से सारा मैनेजमेंट का काम ललन सिंह ने ही किया था। ललन सिंह भी इसमें बहुत लंबे समय से विधायक बनने के लिए लगे हुए हैं, प्रयास में हैं। बहुत हद तक संभावना है कि किसी न किसी पार्टी से वो भी चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वो भी एक है, और वो भी भूमिहार समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत जबरदस्त भूमिहार क्लैश यहाँ पे आपको देखने को आगे मिलने वाला है। एक और नाम, महत्वपूर्ण नाम, नीरज कुमार का भी है। नीरज कुमार, ध्यान रहे, 2015 का चुनाव हार चुके हैं, अभी वर्तमान में जेडीयू के प्रवक्ता हैं, एमएलसी भी हैं, मतलब ठीक ठाक उनका एक पहुंच और अपनी खुद की पकड़ है और एक प्रभाव है। उन्होंने यह कह दिया है कि यदि किसी बाहुबली को टिकट दिया गया तो मैं चुनाव में कोई मदद नहीं करूंगा, मुझसे किसी प्रकार की उम्मीद मत करिएगा। अब ये नई समस्या क्रिएट हो गई भीतरघात की। ऐसे में अब दिक्कत ये है कि उधर ललन सिंह के साथ भी समस्या है, उसको भी पैचअप करने में अनंत सिंह लगे हुए हैं, इधर नीरज कुमार ने भी नया फितूरा कर दिया। वो जो 4-5 नाम मैं बता रहा हूँ वो अलग है। तो इस प्रकार से अनंत सिंह के सामने समस्याएं बहुत सारी हैं, इन समस्याओं से भी उनको निकलना पड़ेगा। लेकिन संकट तो आरजेडी के सामने भी है ना। आरजेडी की समस्या, अगर मान लेते हैं कि जदयू इनको टिकट दे ही देती है किसी भी प्रकार से, आरजेडी से चुनाव कौन लड़ेगा? सबसे बड़ी संकट तो ये आ गया, क्योंकि 2020 2022 अभी दोनों बार से भी आरजेडी में ही थे। तो ऐसे में आरजेडी की सीट वैकेंट है। अब आरजेडी की जो संभावित मुख्य उम्मीदवार हैं, मुझे लग रहा है शायद अशोक महतो चुनाव लड़ सकते हैं इस सीट से, और अशोक महतो अगर चुनाव लड़ते हैं तो फिर ये लड़ाई बहुत ताकतवर हो जाएगी। इसके अलावा सबसे ज्यादा जिसके चांस हैं वो है नलिनी रंजन शर्मा और ललन सिंह। ये इनको आरजेडी शायद टिकट दे सकती है, या फिर कोई एक यादव या अन्य कोई कैंडिडेट। लेकिन समस्या यही है कि अगर भूमिहार को टिकट यहाँ से नहीं मिला तो यहाँ से सीट निकालना बड़ा मुश्किल होगा। इसके अलावा एक पार्टी और जो रह गई, जिसके बारे में बात मतलब होनी चाहिए थी लेकिन बात बहुत कम हुई है, वो है जनसुराज पार्टी। देखिए, जनसुराज पार्टी का सीधा सीधा मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूं। मुझे नहीं लगता कि जनसुराज पार्टी कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही है अभी विभिन्न विभिन्न प्रकार की सीटों पर। लेकिन क्योंकि मुझे लग रहा है अभी बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा उनको मैच्योर होना पड़ेगा, और अभी प्रशांत किशोर मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन देखिए, पेड प्रचार, पेड भीड़ और वो सब चीज़ें करना अलग बात है, और चुनाव जीतना अलग बात है। और दूसरा, मैं थोड़ा सा जनसुराज को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साहित इसलिए भी नहीं हूँ क्योंकि मैंने हाल ही में जो प्रदर्शन देखा है जनसुराज का, वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। जैसे आप उपचुनावों को देख लीजिए, है ना। जनसुराज पे मैं एक अलग से एपिसोड बनाऊंगा। यद्यपि जो चीज़ें दिख रही हैं आपको, वीडियो दिख रहे होंगे और बड़ा प्रचार प्रसार दिख रहा होगा, लेकिन उसके पीछे की जो एक स्ट्रैटेजी है, जो रणनीति है, बैकअप, वो सब मुझे पता है। ज़्यादातर चीज़ें पेड हैं। अब जो कि पेड हैं इसलिए वो वोट में कन्वर्ट होंगे कि नहीं होंगे, बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी बात,
अभी तो जनसुराज के सामने सबसे बड़ा संकट इस बात का बना हुआ है कि उनको वोट डालेगा कौन। वो हालांकि जाति के मुद्दों को हमेशा से नकारते रहे कि जाति नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन जब जब जहाँ जहाँ बात आई है तो उन्होंने जाति को ही प्रेफरेंस दिया और जाति के ही चुनाव उन्होंने जाति वालों को ही चुनाव लड़ाया है। उपचुनाव में कोई खास प्रदर्शन रहा नहीं, तिरहुत स्नातक भी वो हार गए। इसके अलावा तिरहुत स्नातक के अंदर जिस प्रकार से टिकट वितरण को लेकर के उनकी पोल पट्टी भी सामने आई और उपचुनावों में हालत आपने देख ही लिया। अब वो इमामगंज की सीट की बात करते हैं कि वो 10% हमें वोट मिल गया, तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि वो जो 10% वोट मिला है वो मांझी वर्सेस पासवान की लड़ाई के कारण जो पासवान वोटर्स हैं वो जीतन राम मांझी को पसंद नहीं करते, तो इसलिए पासवान वोटर्स वहाँ पे वोट नहीं डालते हैं और एक इनकी लड़ाई अंदर अंदर चलती रहती है। तो इन्होंने लगा जितेंद्र पासवान को चुनाव लड़ा दिया, अंदर से इनका सपोर्ट कर दिए और सपोर्ट करने के कारण इनको 35-36 हज़ार वोट आ गए, जिसको ये गिनाने लगे कि 10% वोट मिला। इतिहास की पहली पार्टी 10% वोट। चारों सीट का एवरेज निकाल लीजिए तो चारों सीट के एवरेज में 3 सीटों पे डब्बा गुल है, वहाँ 1 और 2% वोट नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर सीट पे 10% आ गया, तो सब जोड़ के ओवरऑल 10% बता दिया गया है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इफेक्टफुल नहीं मानता हूँ, लेकिन फिर भी किसी न किसी को तो उम्मीदवार बनाएंगे और अगर जनसुराज बहुत मेहनत कर दे और 8-10 हज़ार वोट पा जाए तो शायद किसी का गेम बिगाड़ सकती है। अभी तो जनसुराज का यही क्लियर नहीं है कि ये नुकसान किसको पहुंचा रहे हैं। टिकट वितरण के साथ ही जनसुराज की पूरी भूमिका समझ में आ जाएगी। अब अंत में हम इस सीट का विश्लेषण करते हैं फाइनली कि इस सीट में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज़, अनंत सिंह का लड़ना हो सकता है, ज़्यादा चांस है। उसके पीछे कारण है उनकी मजबूत छवि और चुनाव जीतने की जो उनकी एक एबिलिटी है। फिलहाल तो नलिनी रंजन शर्मा के सामने बहुत बड़ी समस्या ये आ गई है कि वो क्या करें। अगर जदयू में अनंत सिंह की वापसी हो जाती है तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी नलिनी रंजन शर्मा को, जो कि बीजेपी में अभी वर्तमान में है और वो इस इंतजार में है भाजपा उन्हें टिकट दे और वो अनंत सिंह को हराएं। लेकिन ऐसा तब होगा जब अनंत सिंह आरजेडी से लड़ते, लेकिन आरजेडी से लड़ने से तो उन्होंने मना ही कर दिया है। तो अब ये सीट जीत हार से ज्यादा इस पर टिकी हुई है कि एनडीए गठबंधन से टिकट कौन लेके आता है। यदि जदयू अनंत सिंह को टिकट देती है या अनंत सिंह टिकट पाने में कामयाब रहे तो क्या नलिनी रंजन शर्मा, ललन सिंह क्या आरजेडी से लड़ जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी। तो जो 3 विरोधी ताकतें हैं अनंत सिंह के खिलाफ में, उसमें नलिनी रंजन शर्मा भी हैं, नीरज कुमार भी हैं, अशोक महतो भी हैं, लेकिन अभी की स्थिति में सबसे ज़्यादा जो लड़ाई है वो नलिनी रंजन शर्मा से ही होने वाली है। हो सकता है कि ललन सिंह को ऊपर से एक मैसेज आए अमित शाह जी का कि अनंत सिंह चुनाव जीत सकते हैं, इसलिए आप शांत होकर के उनका सपोर्ट करें। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर भाजपा की सीट ये खाते में गई तो अनंत सिंह का पत्ता कटेगा और अनंत सिंह को की जगह पे फिर शायद सोनम देवी ही चुनाव लड़े या फिर अनंत सिंह को ही शायद भाजपा से भी टिकट दिलाया जा सकता है। तो वो समय और परिस्थितियों के हिसाब से देखा जाएगा कि उसमें क्या होता है, लेकिन ये तो तय है कि इनको बाईपास करके मोकामा का विधानसभा चुनाव नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, आरजेडी के सामने सबसे बड़ी समस्या प्रत्याशी के चयन को लेकर के है। प्रत्याशी कौन होगा, कौन लड़ेगा, क्या कैसी सिचुएशन बनती है, बहुत बड़े अभी तो सबसे बड़ा संकट इसी बात का है। अशोक महतो की भी बात महत्वपूर्ण है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अशोक महतो कुर्मी जाति से आते हैं, तो लवकुश समीकरण में सेधमारी भी हो सकती है और अगर ईबीसी का समर्थन उनको मिल जाता है तो फिर जरूर एक मुश्किल खड़ी कर सकती है आरजेडी, क्योंकि फिर यादव वोट बैंक और कुछ हद तक मुस्लिम वोट बैंक तो उनके साथ है ही। और अगर अशोक महतो ईबीसी में और कुर्मी वोटर्स में लवकुश समीकरण में सेंधमारी अगर कर दें तो फिर वहां पे जरूर कुछ ना कुछ आरजेडी चमत्कार कर सकती है। अशोक महतो या कोई अन्य नाम, अभी कोई बड़ा नाम ऐसा सामने आया नहीं है, लेकिन यदि कोई अन्य नाम भी आता है, सूरजभान सिंह खुद चुनाव तो नहीं लड़ सकते क्योंकि वो दोषी हैं, लेकिन उनकी पत्नी वीणा देवी चुनाव जरूर लड़ सकती हैं। आरजेडी की एक संभावित उम्मीदवार हो सकती हैं अगर अशोक महतो मोकामा की जगह नवादा की वारसलीगंज से चुनाव लड़ने का कहते हैं और अगर पार्टी उसको स्वीकार करती है तो देखने की बात होगी कि कैसे चीज़ें होती हैं सामने। लेकिन फिलहाल एनडीए अच्छी मजबूत स्थिति में यहाँ पे है। कारण उसके पीछे कई सारे हैं। एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार का साथ है और ललन सिंह भी की अच्छी खासी भूमिका है यहाँ पे और वो मंत्री भी हैं। इस प्रकार से इसमें एनडीए थोड़ी मजबूत दिख रही है। आरजेडी के उम्मीदवार का अभी पता नहीं है। हालांकि जिस प्रकार से तरह तरह के मुद्दे राहुल गांधी और तेजस्वी ने अभी केंद्र के वोट चोरी और दुनिया भर के मुद्दों को हाईलाइट किया हुआ है, तो उस वजह से शायद कुछ इफेक्ट पड़े, लेकिन उम्मीदवार बहुत महत्वपूर्ण है कि उम्मीदवार होगा कौन। और ये तय मान के चलिए कि अगर कोई भूमिहार चुनाव लड़ता है तो भूमिहार वोटों में डिवीजन होगा, लेकिन याद रखिएगा भूमिहार वोट क्लस्टर वोट है, इकट्ठे ही पड़ता है।
और वो उसी को वोट डालते हैं जो जिताऊ कैंडिडेट होता है। मतलब अगर नलिनी रंजन शर्मा मान लेते हैं कि चुनाव लड़ते हैं और अगर क्षेत्र की हवा इस प्रकार से हुई कि आरजेडी वो सीट जीत रही है, तो बहुत हद तक चांस है कि भूमिहार कई सारे वोटर्स नलिनी रंजन शर्मा को दे दें, इसलिए क्योंकि वो एक खुद भूमिहार है। ऐसा कई बार हुआ, आप खुद देखिए कि भूमिहार वोटर्स कैसे स्विंग वोटर है, डिवीजन है, कुछ भाजपा में भी जाते हैं, कुछ जेडीयू में भी रहते हैं। 2015 की बात कर लीजिए, निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं अनंत सिंह, लेकिन फिर भी जीतते हैं। बिना भूमिहार सपोर्ट के कैसे चुनाव जीतोगे? एक बात। और वहां तो बिल्कुल डिवीजन था, आप सोच के देखिए ना, एक तरफ बीजेपी और एनडीए, दूसरी तरफ नीतीश कुमार और लालू यादव जी। उसके अलावा उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीत लिया, मतलब समझ लीजिए कि भूमिहारों के कितने बड़े नेता होंगे वो। 2020 में आरजेडी चुनाव लड़ते हैं, भूमिहार फिर शिफ्ट हो गए इसमें। तो इस प्रकार से शिफ्टिंग चलती रहती है, लेकिन ध्यान रहे भूमिहारों ने वोट उसी को दिया है जो जिताऊ कैंडिडेट था। तो पहले तो अनंत सिंह को यह साबित करना पड़ेगा कि वो चुनाव जीत रहे हैं। टिकट वितरण के बाद बाकी और चीजें भी देखी जाएंगी। इसके आगे हम बाढ़ विधानसभा, बख्तियारपुर विधानसभा, इन सब सीटों का भी एनालिसिस करेंगे। आने वाले समय में एक वीडियो में 3 से 4 विधानसभा को हम कवर करेंगे और 243 की 243 विधानसभा का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर सीट मोकामा, सीट नंबर 178, एनडीए मजबूत स्थिति में है। एनडीए किसी भी उम्मीदवार को लड़ाए उसके जीतने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। और फिलहाल जनसुराज का यहाँ कोई भूमिका नहीं है। बहुत कुछ चंद वोट मिल जाए तो अलग बात है। आरजेडी के उम्मीदवार का भी बहुत संकट है, उम्मीदवार कौन लड़ता है कौन नहीं वो देखने की बात है। अनंत सिंह अगर चुनाव लड़ते हैं या उनके बेटे चुनाव लड़ते हैं और नीरज कुमार और राजीव रंजन इत्यादि का अगर ठीक ठाक संयोजन हो जाता है तो ये सीट आसानी से एनडीए जीत सकती है। गुप्त सूत्र के इस अंक में सिर्फ इतना ही। किसी और वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।